मेरा नाम नबीला है। 27 साल की हूँ। कद काठ और शक्ल सूरत अच्छी भली हूँ, लेकिन मेरा शौक़ नहीं है। दूसरों की कहानियाँ पढ़ पढ़ के ख्याल आया कि क्यों ना अपनी कहानी भी आप लोगों से शेयर करूँ। हुआ कुछ यूँ था कि मैं उस वक़्त तकरीबन 16 साल की थी, जब हमारे मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। मैं कोई बहुत कमज़ोर स्टूडेंट तो ना थी, पर कोई बहुत ज़हीन स्टूडेंट भी ना थी, जिसकी वजह से इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुझे किसी न किसी रहनुमाई की ज़रूरत थी। मेरी खाला का बेटा शहजाद बीए कर चुका था और वो हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं रहता था। मैंने अम्मी जान से कहा कि वो शहजाद भाई से बात करें कि वो फ़ारग वक़्त में मुझे पढ़ा दिया करे। इस तरह मुझे ट्यूशन के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आने जाने की परेशानी भी नहीं होगी और वक़्त भी ज़ाया नहीं होगा। अम्मी उसी दिन शहजाद भाई से बात करके आईं और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने शहजाद से बात कर ली है और वो हर शाम 7 बजे से 9 बजे तक आया करेंगे और मुझे पढ़ाएंगे। उस दिन मैंने जल्दी जल्दी तमाम काम निपटाए और अपनी किताबें लेकर ड्राइंग रूम में पढ़ने बैठ गई। तकरीबन 7:30 बजे होंगे जब शहजाद भाई हमारे घर आए। शहजाद भाई की उम्र उस वक़्त 25 साल के करीब थी और वो काफ़ी वजीही और हैंडसम शख्सियत के मालिक थे। रस्मी सलाम दुआ के बाद मुझसे मुखातब होते हुए बोले, अच्छा तो मेरी शिगिर्द पढ़ाई के लिए तैयार है। मैंने सर हिलाते हुए कहा, जी भाई जान, वेरी गुड। ये बताओ किस सब्जेक्ट में ख़ुद को ज़्यादा कमज़ोर समझती हो। शहजाद भाई ने मेरी किताब उठाकर इसके वरक उल्टे हुए किताब पर ही नज़रें जमाए मुझसे दूसरा सवाल पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मैथ और इंग्लिश में मैं कमज़ोर हूँ। मैं थोड़ा सिमट कर बैठी हुई थी और बात करते हुए भी थोड़ी डर रही थी। शहजाद भाई ने किताब मेज़ पर रखते हुए मेरी जानब देखा और बोले, अगर इसी तरह तुम घबराई और डरती रही तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं तुमको जो कुछ पढ़ाऊँगा वो तुमको जहन नशीन भी करा सकूँगा। लिहाजा डरने और घबराने की तो ज़रूरत नहीं है। हम बड़े दोस्ताना माहौल में स्टडी करेंगे और जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे याद भी रखेंगे। जी बेहतर। मैं ख़ुद को थोड़ा बेहतर ज़ाहिर करने की कोशिश करते हुए बोली। उस दिन पढ़ाई तो कोई ख़ास ना हुई, अलबत्ता शहजाद भाई ने अपनी बातों और चुटकुलियों की मदद से मेरी घबराहट तो दूर कर दी थी। अब मैं काफ़ी ठीक महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि मैं शहजाद भाई के चुटकुलियों का जवाब भी चुटकुलियों की सूरत में ही दे रही थी। मेरा चंचलपन बेदार हो चुका था और शहजाद भाई ने थोड़ी सी मैथ की मशक कराई और इंग्लिश कल से शुरू करने का कहा कि घर के लिए जाने लगे। मैंने उन्हें रोक लिया कि चाय तो पीते जाएं। शहजाद भाई भी चाय के लिए बैठ गए। चाय और थोड़ी गपशप के बाद शहजाद भाई कल शाम 7 बजे आने का कहकर घर से चले गए। तकरीबन 2 हफ्ते तक मामलात ऐसे ही चलते रहे। वो वक़्त के खासे पाबंद थे, वक़्त पर आते और अपना काम वक़्त पर ख़त्म करके चले जाते। उनकी शख्सियत जाज़िब नज़र तो थी ही, मैं उनको पढ़ाने और समझाने का अंदाज़ भी खूब था। यही वजह थी कि मैं शहजाद भाई की गुरीदा हो चुकी थी और उनसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ी भी हो चुकी थी। उस दिन शहजाद भाई मुझे मैथ की मशक करवा रहे थे। जब अम्मी चाय लेकर आई, उन्होंने चाय मेज़ पर रखी और बोली कि चाय ठंडी होने से पहले ही पी लेना। ये कहकर वो वापस किचन में चली गई। मशक ख़त्म हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर शहजाद भाई को देना चाही तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ कांप गया और सारी की सारी चाय भाई शहजाद के ऊपर ही गिर गई, जिससे उनकी शर्ट भीग गई। मेरे तो ओसान ख़ता हो गए। दौड़ती हुई गई और तौलिया उठाकर लाई। मैं बार बार शहजाद भाई को सॉरी सॉरी बोल रही थी और साथ ही साथ उनकी शर्ट को तौलिए से साफ करने की कोशिश भी कर रही थी और उनसे पूछ रही थी, आप जले तो नहीं भाईजान। मैंने मुसलसल तौलिया रगड़ते हुए पूछा, चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब बैठ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है ये। इसलिए तौलिया उनकी शर्ट को साफ करने में लगी रही। शहजाद भाई ने मुझे रोक दिया और बोले, बस करो बबली, घर में मुझे सब इसी नाम से बुलाते थे। एवरीथिंग इज़ फाइन। तुम ख्वामख्वाह परेशान हो रही हो, लेकिन मैं ख़ुद भी बहुत शर्मिंदा थी। इसीलिए जब मैंने इन्हें इस शफ़क़त से पेश आते हुए देखा तो मेरी आंखों से
आंसू निकल आए। उन्होंने जब मुझे यूं रोते देखा तो वो बोले, रोती क्यों हो तुमने कौन सा जानबूझ के चाय गिराई है? ये तो हादसाती ऐसे हुआ है। उनके दराज बनाने पर मुझे हौसला हुआ और मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हूँ कि यह हादसा हुआ है, लेकिन हादसा भी तो किसी न किसी की गलती का ही नतीजा होता है ना, और इस हादसे की गलती की मैं ही जिम्मेदार हूँ। शहजाद भाई भी शायद माहौल को खुशगवार बनाना चाहते थे, इसलिए बोले, बबली मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम ऐसे हादसा रोज़ किया करो। वो हंस रहे थे और उनके ये मायने हंसी मेरी समझ से बाहर थी। मैं भी इन्हें हंसते देखकर मुस्कुरा दी। चलो वापस वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर हादसा हुआ था। मैंने वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलना चाही तो शहजाद भाई ने कहा, आज का काम ख़त्म, कल देखेंगे। मैं चलता हूँ क्योंकि इस हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा पाऊँगा। शहजाद भाई ने अपनी किस हालत के बारे में कहा था, मुझे तो कुछ पता ना चला। मैं तो यही समझी थी कि वो अपने कपड़ों की वजह से कह रहे हैं। शहजाद भाई के अंदर क्या तेज़ रोनमा हो चुका था, मैं बिल्कुल अनजान थी। ये वाक़या बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई और मैं नींद की गहरी वादी में गोते खाने लगी। इस रात मैंने बार ख्वाब में शहजाद भाई को देखा। कभी हम किसी नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे होते, तो कभी किसी पार्क के कोने में किसी बेंच पर बैठ के कुछ राज और न्याज की बातें कर रहे होते, कभी पहाड़ों, जंगलों और सहराओं में, तो कभी ठाठे मारते समंदर की लहरों से खेल रहे होते। गर्ज उस रात मैंने और शहजाद भाई ने मिलकर दुनिया जहान की सैर की। मैं उस दिन बहुत गहरी नींद सोई। सुबह उठी तो मेरा ख्वाब का हर मंजर मेरे जहन में नक्श था। मैं बिस्तर से उठना ही नहीं चाह रही थी। मैंने इन ख्वाबों की दुनिया से निकलना ही नहीं चाह रहा था। मुझे इल्म ही नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ था। आखिर 9 बजे और भाई शहजाद घर जाने के लिए उठे तो मैं भी किताबें समेट कर उठी। मैं वापस ड्राइंग रूम में आई तो शहजाद भाई वहाँ मौजूद नहीं थे। मुझे परेशानी हुई कि ऐसा क्या हुआ कि वो बताए बगैर ही चले गए हैं। उसी वक़्त अम्मी ड्राइंग रूम में आई तो उन्होंने बताया कि शहजाद कह रहा था कि उसके सर में दर्द हो रहा है और बिजली भी नहीं है, इसलिए वो घर जाकर आ रहा है। मैंने भी किताबें समेटी और अपने बेडरूम में चली आई। मेरी सोच का महवर बस शहजाद भाई ही थे। इस रात भी मैं उन्हीं सोचों में गर्क सी हो गई थी। सुबह उठी तो शहजाद भाई की ही शहर में सारा दिन मशहूर होती रही। शाम होने से पहले ही मैं शाम का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। मैं देखना चाहती थी कि शहजाद भाई आज कैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन वक़्त होने के बावजूद वो नहीं आए। मैं इंतज़ार करती रही, लेकिन मेरा इंतज़ार बस इंतज़ार ही रहा। वो 8 बजे तक नहीं आए तो मैंने अम्मी से कहा कि खैर हो, शहजाद भाई आज क्यों नहीं आए? अम्मी ने कहा कि कोई और काम पड़ गया होगा, इसलिए नहीं आ सका होगा। मैंने कहा, नहीं अम्मी, कल जब वो गए थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या पता अभी तक वो ठीक हुए हों या नहीं। आप खाला को फ़ोन करके उनका पता तो कराएं। अम्मी को भी जैसे कुछ याद आया तो उन्होंने खाला को फ़ोन लगाया। तब खाला ने बताया कि शहजाद तो कल से सख्त बुखार में तप रहा है। सुबह मैं अम्मी को साथ लेकर उनका पता लेने खाला के घर चली गई तो देखा शहजाद भाई वाकई ही बुखार की वजह से बिस्तर में पड़े थे। थोड़ी सी रस्मी बातचीत के बाद मैं इधर ही बैठ गई। खाला और अम्मी भी साथ बैठी अपनी बातों में मसरूफ़ हो गई। शहजाद भाई ने एक बार हमारी तरफ देखा, फिर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। हम खाला और अम्मी की मौजूदगी में कोई बात तो नहीं कर सकते थे, इसलिए हम खामोश बैठे थे जबकि खाला और अम्मी बातें कर रही थी। बातों बातों में मैंने खाला ने बताया कि उनकी सहेली की बेटी की शादी थी जहां उनका जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन नहीं जा सकती। अम्मी पूछ रही थी क्यों नहीं जा सकती हो, तो खाला बोली जिसके साथ जाना था वो तो बिस्तर पर पड़ा हुआ है और आपके भाई साहब खालू भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सके कि उनके साथ चली जाती। अम्मी चूँकि खाला की सहेली को जानती थी और उन्हें पता था कि वो किधर रहती हैं, इसलिए खाला से बोली, तुम्हारी सहेली कौन सा दूसरे शहर में रहती है, टैक्सी पकड़ो
और 2-3 घंटे में वापस आ जाओगी। मैंने ये सुना तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर अम्मी और खाला शादी पर चले जाएं तो मुझे शहजाद भाई से अकेले में बात करने का मौका भी मिल जाएगा। यही सोचकर मैंने अम्मी को तायद किया और कहा, खाला अगर आपकी सहेली इसी शहर में रहती है तो आप ज़रूर आएँ। शहजाद भाई की फ़िक्र ना करें, 2-3 घंटों तक मैं उनकी तीमारदारी कर लूँगी। खाला और अम्मी दोनों को मैंने शादी में जाने पर आमादा कर लिया, अगरचा अम्मी जाना नहीं चाहती थी। इन दोनों के जाने के बाद मैं और शहजाद भाई अब घर में अकेले थे। कोई 15 मिनट तक हम में कोई बातचीत ना हुई। शहजाद भाई वैसे ही आंखें मूंदे लेटे रहे। शायद वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं ही कोई बात शुरू करूँगी, लेकिन मैं तज़ब्बुब में रही कि बात कैसे शुरू करूँ और कौन सी बात करूँ। तन्हाई और ख़ामोशी माहौल पर अजीब पुरसरारियत थी। शहजाद भाई ने मेरी आंखें खोली और कहा, नबीला तुमने मुझे जला डाला।